नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे अजय भारती जी, फॉर्मर एमएलसी और कश्मीरी पंडित नेता भारतीय जनता पार्टी के। अजय जी स्वागत है। थोड़ी सी निराशा हुई है, पोल प्रतिशत कम पड़ा है कश्मीरी विस्थापित पंडितों का, और ये चिंता का विषय भी बना है और चर्चा का विषय भी बना है। चिंता और चर्चा तो है ना। विनोद जी बहुत धन्यवाद, आभार आपका मुझे यहाँ पर समय देने के लिए। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, जो हमने विस्थापित के नाते जितने भी चुनाव में भाग लिया, ये उसमें सबसे ज़्यादा है जी। काफ़ी आगे बढ़ा है, मतलब उस ढंग से। हाँ, उम्मीद से अच्छा उम्मीद कर रहे थे हम सब लोग कि शायद ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन उसमें अगर आपने देखा होगा जिस प्रकार का दृश्य आपने 13 तारीख को देखा कि वोटर आया, जो स्कीम तय हुई थी कि अब आपका एम फॉर्म नहीं भरना था, और जिन्होंने कंसेंट भी दिया था उसके बाद भी वहाँ पर जो तैयारी थी वो पूरी ढंग से नहीं थी। इसलिए जो 15-16 हज़ार संख्या जिस प्रकार से एलिजिबल जो वोटर्स थे, उसमें से 7-7.5 हज़ार जो वोटिंग हुई है, ये शायद 10 हज़ार क्रॉस कर जाती, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन नहीं हुआ। तो उसका ये नहीं कि समाज देने को तैयार नहीं था। मैं समाज के उत्साह को, समाज के जो पहल थी और उनके जोश व वलवले को सचमुच में प्रणाम करता हूँ। बहुत ही गर्मी के बावजूद भी, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे नौजवान हों, चाहे जो फर्स्ट टाइम वोटर थे, बड़ी संख्या में आए। आपने वीडियोस में शायद देखा हो कि मुंबई से चलकर एक बुज़ुर्ग कपल आया, उन्होंने वोट डालने के लिए यहाँ पर अपना ये किया। ऐसे ही बहुत हुआ, लेकिन व्यवस्थाओं के कारण और कुछ कमियों के कारण ये इससे अच्छा हो सकता था। लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूँ और कह रहा हूँ कि ये जो परसेंटेज थी उतना भी ख़राब नहीं था, क्योंकि पिछले जितने भी चुनाव हैं उससे काफ़ी अच्छा था। ठीक है, चर्चा जिन लोगों ने करनी है, हर कोई अपने अपने ढंग से इसको इंटरप्रेट करेगा, कोई ऐसा ये नहीं है जैसे कोई। लेकिन आपने ठीकरा फोड़ दिया है व्यवस्थाओं पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कहा कि व्यवस्थाएं बेहतर होती तो और बेहतर परिणाम निकल सकते थे। ठीकरा नहीं, ये वास्तविकता है। मैंने वास्तविकता बताई और मैं खुद बताया हूँ। ऐसा नहीं कि आपने जो जितने भी, चाहे मीडिया हो चाहे ऑफिशियल है, उन्होंने ऑफिशियली माना है इस चीज़ को, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिए, एक ही ढंग से नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जिन्होंने एम फॉर्म, आपको चाहिए मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ जी। एम फॉर्म फॉर एग्जाम्पल किसी ने भरा, उसने परिवार का 3 लोगों का, 4 लोगों का भरा, वो उसमें से एक का है, 3 का नहीं है। इतना ही नहीं, मान लीजिए मैंने कंसेंट दी, मैं आपके यहाँ पर चिन्नौर में डालूंगा वोट, परिवार में से बेटी का तो आया उदय वाला, या उसका आया गंगियाल, पिता का आया, वो दोनों ने कहा कि आप ये नहीं करेंगे। तो व्यवस्थाएं ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, जो कुव्यवस्था थी, व्यवस्था नहीं कुव्यवस्था थी, उसने बड़ा ज़बरदस्त रोल किया। लेकिन इसमें से अगर आप देखेंगे, जो उत्साह था वो विजिबल था। वो मतलब मैं कोई उसको क्रिएट कर रहा हूँ सीन, वैसा नहीं, वो हर स्टेशन पर विजिबल था। पहले जहाँ पर 2-2, 4-4 लोग आते थे, एक नहीं, इस बार 100-100, 200 लोगों की भीड़ खड़ी थी, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आए लोग। इसलिए ये कोई ठीकरा या वो करने की बात नहीं, ये वास्तविकता है जो ग्राउंड में हो, क्योंकि वहीं पर थे हम। सवेरे 6 बजे से लेकर 5-5:30 तक तो वहाँ पर, 6 बजे तक वहाँ पर थे, और कितनी ही बड़ी संख्या ऐसी है जो बिना वोट डाले वापस गई। और उसमें मैं एक चीज़ और भी आपको बताऊं, आखिर में जब ये इस तरह की दिक्कत हुई और हमने इलेक्शन अथॉरिटीज़ के ध्यान में भी लाया, तो उन्होंने एक डिवाइस किया कि भाई जो BLO, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो एपिक कार्ड लेकर आया, आइडेंटिटी कार्ड लेकर आया है, वो कास्ट कर सकते वोट नहीं किया उन्होंने। अच्छा। उसका तरीका क्या निकाला कि भाई BLO ARO को भेजेगा, ARO ऑथेंटिकेट करके भेजेगा, तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, ये 3 बजे उन्होंने अप्रूव किया। मैं आपको, जिसको BLO ने भेजा और ऑथेंटिकेट करके आया है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उनको भी रिफ्यूज किया वोट डालने से। वहीं पर 6 बजे तक मेरे पास फोटोज हैं, वीडियो भी है, फोटोज भी है। 6 बजे भी उनको रिफ्यूज किया ऑथेंटिकेशन के बाद कि मेरे पास अब वो एक तरीके से लेट हो, जो भी जिसको जो भी आर्गुमेंट देना था। इसलिए वास्तविकता ये है कि समाज बड़े जोश के साथ,
बहुत ही मतलब एक बड़ी संख्या में निकला वोट डालने के लिए, पोलिंग स्टेशन तक आया। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ 10-11 हज़ार लोग पोलिंग स्टेशन तक आए, जिसमें से केवल 7,000 लोग डाल सके आउट ऑफ दोज जो 16,000 15,900 जो थे, उसमें से मैं बता रहा हूँ उसमें। लेकिन आपने व्यवस्थाओं का भी जिक्र किया और आपने आपके एंड से भी जो तैयारियां होनी चाहिए वो मुकम्मल है। 2014 की बात करें, फिर 19, अब 24 था। मीनवाइल आप इतनी तैयारियां तो कर लेते थे, क्योंकि आपने शुरुआत में ही जब 2014 में तब भी एमफॉर्म का हवाला दिया, 19 में भी एमफॉर्म को हवाला दिया। आपने खुद भी अपने लेवल पर या वोटर्स ने भी अपने लेवल पर तैयारियां करनी चाहिए थी। कहीं उस एंड में भी गलती और व्यवस्थाओं के एंड में भी गलती है। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि देखिए, पहले 12 मार्च को नई स्कीम का अनाउंसमेंट होता है, 12 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के भाई हमने ये जम्मू और उधमपुर के लिए हमने एम फॉर्म समाप्त कर दिया। 12 अप्रैल तक हमने पिछले 1.5 साल में हम ये कह रहे हैं आपको कि हमारे पास जो दिक्कत होती थी, वोटर कहाँ रहता है यहाँ पर, वोटर का सिर्फ कश्मीर का एड्रेस एपिक में होता है या जो वोटर लिस्ट में होता है वो कश्मीर में कहाँ होता है, यहाँ वो कहाँ रहता है, ये पार्टी के पास भी जानकारी नहीं थी। पिछले 1-1.5 साल में हमने लगभग 40-50 हज़ार संख्या तक घर घर जाकर कांटेक्ट किया। आज वही 40-50 हज़ार का जो 52 हज़ार सरकार भी अब बता रही है, वो आंकड़ा है जहां हम पहुंचे हैं। हमने उनके पास जाकर उनसे जब तक स्कीम का अनाउंस नहीं हुआ था मॉडिफिकेशन का, एम फॉर्म भरवाए, लगभग 9,000 फॉर्म आए हैं इनके पास। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप 2-3 ऑफिस में जाकर देख लीजिए कि जो एम फॉर्म आए हैं क्या वो भी सारे चढ़ाए जिनको हमने कांटेक्ट किया था? नहीं चढ़े। बहुत प्रॉब्लम वहां पर हुई है। और वो अब एक दूसरे के देखिए, मुझे ये नहीं मालूम है कि अगर जोनल ऑफिसर अपना कंसेंट भेजता है तो वो एआरओ के पास भेजता है, एआरओ, और मेरे लिए एआरओ से लेकर जोनल ऑफिसर एक एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट। उनका आपस में कहां दिक्कत है वो मेरी जिम्मेवारी नहीं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जी। तो हम किसको ध्यान में लाएंगे, चाहे वो एआरओ साहब है या उनके हेड है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन या सीईओ है। अगर आप देखेंगे हमारा कम्युनिकेशन कॉन्स्टेंटली रहा है। हम ये नहीं करें कि इस बार काफी इंप्रूवमेंट है जी, व्यवस्थाओं में भी इंप्रूवमेंट थी, इसमें भी थी। लेकिन एक मैं उदयवाला का आपको बताता हूं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास लिस्ट और जो बाहर हेल्प डेस्क पर लिस्ट वो वेरी कर रहे थे, उनमें भी वेरिएशन था, राइट। तो हम उसमें से ये मानकर बैठे थे कि मतलब हमने भी सोचा, इसको हम ये अप्रिशिएट एक तरीके से कर रहे हैं कि भाई एम फॉर्म के बगैर ये पहला इलेक्शन है, तो इस वजह से पहले फेज में हम उम्मीद करते हैं कि सेकंड फेज में ये दिक्कत नहीं रहेगी। अब तीनों जगह एक ही लिस्ट होगी। सेकंड फेज पे ये दिक्कत ना हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट, एक में तो आपने देख लिया, हाँ, आपको एक्सपीरियंस हो गया, सेकंड में ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैंने 3 चीजें हमने की हैं। कल ही हमारी पार्टी के तरफ से एक डेलीगेशन रिलीफ कमिश्नर और उनके साथियों के साथ बैठकर जो जो प्रॉब्लम्स आई है उनके ध्यान में लाई है, एक एक करके। एक तो वो क्या, वही कम्युनिकेशन हमने सीईओ साहब के साथ किया। अभी मैं जो जॉइंट हमारे सीईओ हैं उनके साथ बैठकर आ रहा हूँ और उन्होंने भी इसमें उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की है। तो उसमें से जो जो चीज़ें आई है हमारे ध्यान में, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूँ, इनके पास अच्छा स्टाफ है जो टेबुलेशन करता है कि अगर एम फॉर्म आया वो टेबुलेशन उसका करते हैं कि वो इसमें ये करेंगे। उनको सुपरवाइजर करने वाला नहीं है कोई वहाँ जी। अगर आप देखेंगे शंकर बिल्डिंग में जाकर वहाँ हमने यही इनको कहा है जॉइंट सीईओ साहब को कि भाई एक अच्छा एक्सपीरियंस सुपरवाइजर हो, उन्होंने क्या किया उसको कैसे यूज़ करना है ये तो कोई करे ना। वो जो मिसिंग लिंक्स हैं हमने कोशिश करी है इनके ध्यान में लाने के लिए, वो मिसिंग लिंक्स। दूसरा हमने कहा कि इस बार पब्लिसिटी में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा कि क्योंकि हमने क्लियरली बताया और जो हमें बताया गया जो पॉलिसी में था कि जिसके पास एपिक कार्ड है अब एम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वो कंसेंट देगा। जोनल ऑफिस को मैपिंग करनी थी, जो एपिक कार्ड लेकर भी आधार कार्ड लेकर भी आया उसको वोट डालने नहीं देगा। अब उन्होंने कहा कि हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए। तो बीएलओ हमने अभी ये कहा है
कि आप एक हर पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से एक ऐसा व्यक्ति रखिए जिसके पास जो आता है एपिक कार्ड लेकर, उनका नाम लिख लीजिए, उनसे गारंटी अंडरटेकिंग ले लीजिए, बेशक उसको कोई फॉर्म भरवा दीजिए, भाई मैंने नहीं भरा, मैं ये यहाँ डालना चाहता हूँ, और अगर मैं कहीं और डालूंगा तो कानूनी कार्रवाई करिए, जो कर रहा है, लेकिन उसको एपिक कार्ड और आइडेंटिटी के बाद वापस मत भेजिए बिना वोट डाले। ये हमने उनको करने की कोशिश की है, एश्योरेंस दी है, आश्वासन दिया है। उम्मीद करते हैं कि शायद सेकंड फेज में ये ना हो, क्योंकि इसमें एक भी है, श्रीनगर वाले में संख्या कम थी, वैसे अनंतनाग और रजौरी और बारामूला में संख्या भी इससे ज़्यादा है जिन्होंने रजिस्टर किया है जी, वो संख्या ज़्यादा है, इसलिए शायद दिक्कत उस दिन और बढ़ सकती है अगर उसको एड्रेस नहीं किया। क्या अजय जी ये भी कारण हो सकता है कि आपने अपना कैंडिडेट ना उतारा हो और लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई? देखिए, मैं इसमें से एक चीज़ आपको बिल्कुल बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो एक कारण रहता है, निराशा के कारण काडर में भी रहता है, ये सही बात है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर इतना विश्वास है कि वो कोई भी फैसला गलत नहीं करेंगे, इसलिए वो फैक्टर उतना प्ले नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बुजुर्गों को कंधे पर उठाकर लाए हैं, जिनको उत्साह था हमने डालना है। वो व्हील चेयर पर तो कितने ही आए, बिल्कुल कंधे पर उठाकर लाए हैं, क्योंकि गाड़ी कितनी मायूसी होती है जब वो कंधे पे लाते हैं, आगे और वोट निकास कर, मतलब बड़ा ज्यादा मायूस, वर्चुअली आंसू निकले, वर्चुअली बता रहा हूं मैं आपको। मतलब ये कोई एग्जेजरेट नहीं करो, क्योंकि उसका कारण नहीं है कोई, आंसू निकले कि फिर इसके बाद उसको निराश। एक हमारे पास बुजुर्ग माता सवेरे 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, अब क्या करूं मैं बेटे, अब मैं जाऊं, ये कहती रही। आपको ध्यान में होगा कि ये जो अथॉरिटीज थी, इनको जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन में है, वहाँ उनको क्या कन्फ्रंटेट करना पड़ा, क्योंकि व्यवस्था है वहाँ, उसमें भी दिक्कत है कि उस रूम का भी वो जो चॉइस हुआ है वो भी गलत तो है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लिस्ट में नाम, आपने जो आपको कहा गया था वो करने के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं है। फैमिली में से 1 का है, 2 का नहीं है, 3 का है, 3-4 का है। तो अजय जी, आपके नेताओं ने, जो कश्मीरी पंडित नेता, उन्होंने इसको चेक क्यों नहीं किया, रेक्टिफाई क्यों नहीं किया? आपके पास मौका भी था, अब आप दूसरे चरण के लिए तो मौका है आपके पास। मैं वही बता रहा हूँ, पहले मौका ये नहीं था कि लिस्ट जो अवेलेबल है, जो ड्राफ्ट लिस्ट थी या जो वोटर लिस्ट है, आपने बताया 16,000, आपने बताया 15,000 बता दिया, लिस्ट कहाँ पर है, इसके लिए कुछ आपको समझ चाहिए ना। अब मैं उसको ये नहीं करना चाहता हूँ, टाइमिंग है, नहीं दिया टाइम, नहीं तो किसी भी, सिर्फ हमारे नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास वोटर लिस्ट होता है ना, हाँ, वो अकॉर्डिंगली तभी तो वो करेगा ना। हाँ, यस, वो नहीं था, ये उसके अब लिए क्या टाइम कम। सेकंड फेज के लिए आपको लिस्ट मुहैया कराएगी? सेकंड फेज में हाँ, अभी क्या हुआ, ड्राफ्ट लिस्ट बीएलओज ने शेयर करी है, ग्रुप उसमें शेयर किए हैं, और उसमें भी जो नाम मिसिंग है वो अब उसमें इंक्लूड करने की भी बात, और जो लिस्ट में है उनको इन्फॉर्म करने की बात अभी हम भी कर रहे हैं, बाकी सब लोग भी कर रहे हैं, और कमीशन की तरफ से भी जानकारी हो रही है। इसलिए उम्मीद अच्छा जी, ये बारामूला में कितना हमारा विस्थापित वोट है? उसकी टोटल संख्या इन्होंने नहीं बताई, जो है तो हमारे 25,000 के लगभग है, बहुत बड़ा है ये डिसाइडिंग फैक्टर। नहीं, लेकिन उसमें रजिस्टर कितना हुआ है यहाँ पर जम्मू में, वो फिगर हमारे पास अभी नहीं है। अभी उन्होंने 4-5 दिन पहले 11,000 कहा था, मुझे एग्जैक्टली इस वक्त भी जानकारी नहीं है, हालांकि लिस्ट आए हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज़ उसमें और अच्छी की है, उसमें अभी सीरियलिंग नहीं की है, क्योंकि क्या हो रहा था, इनके वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी आ रहा था, जब मान लीजिए सप्लीमेंट्री ऐड करें तो सीरियल बिगड़ जाता था, वो मैं उसमें नहीं जाता, इसलिए इस बार सीरियल नहीं है, लेकिन लिस्ट है। मुझे लगता है कि 15-16 हज़ार तो इसमें भी डेफिनेटली होगा, इससे कम हो नहीं सकता, ये 20,000 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये एक पूरा चंक किसी एक पार्टी को पड़ता है, मुझे डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा ये निश्चित रूप से। मतलब ये भी एक आप समझ लीजिए, मैं उसमें एक आपको भी अंतर बताता हूँ। पहली बार कैंडिडेट्स को लगने लगा है कि कश्मीरी पंडित वोट की वैल्यू है, नहीं मान रहे थे हमारी बात। पहले क्या होता था, एम फॉर्म, आपको पता चला, मुझे हबकदल का बिल्कुल एक्सपीरियंस है, आपने 5,000 एम फॉर्म भरे, तो उसमें से मान लीजिए आपको 10,000 वोट लगता है, तो उन्होंने बताया कि हमने 15,000 वोट अरेंज करना है, तो इन पंडितों को क्या करना है, हमने विस्थापित समाज की क्या वैल्यू है जी। इस बार वो नहीं चल रहा है, इसलिए अगर आप देखेंगे कैंडिडेट्स भी अपील कर रहे हैं
जो डेमोक्रेसी में एक्चुअली जो उसकी वैल्यू चाहिए। और इसीलिए समाज भी इसको अप्रिशिएट कर रहा है, इसलिए वो भी मानता है कि मेरे वोट की वैल्यू तभी होगी जब मैं उसको पोलिंग स्टेशन पर जाकर उंगली दबाकर उसको किसी को भी डाले। हमें वो बीजेपी के नाते मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो पार्टी ने तय किया ये क्या है, लेकिन डेमोक्रेटिक नॉर्म के तहत आप किसी को लेकिन वोट डालिए, घर में मत बैठिए, ये अपील हम निश्चित रूप से करते हैं। कश्मीरी विस्थापित पंडित क्या भारतीय जनता पार्टी को लाइक करते हैं? अगर लाइक करते हैं तो एक भी मर्तबा हब्बा कदल की सीट में आप डिसाइडिंग फैक्टर रहते थे, नहीं दिलवा पाए भारतीय जनता पार्टी को। डिसाइडिंग फैक्टर होना और सचमुच में विनिंग पोजीशन में विनेबिलिटी, हाँ, विनेबिलिटी में अंतर है। डिसाइडिंग फैक्टर हम रहे हैं, इसीलिए कई चुनावों में हम सेकंड नंबर पर रहे। लेकिन आप ये समझ लीजिए, जो कश्मीर की जो हमारी रीजनल पार्टीज, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके लोग थे, उन्होंने जिस तरह से जेरीमैंडरिंग की है उस हबकदल सीट की भी, जहां हम जीतते थे, हमने यहां पर जो पहले असेंबली का इलेक्शन हुआ है 4 लोग भेजे थे माइनॉरिटी कम्युनिटी से, आते आते वो एक तक सिमट गई, क्योंकि उसको और 2002 में और 2009 और 2014 में कोई भी नहीं जीत पाया। तो वो उसका एक बड़ा कारण था। और इसके नाते ये भी हुआ कि समाज में भी निराशा चली कि हमारा चाहे हम कितना भी करें, हम इसके साथ में, वो किसी पार्टी के नहीं, वो सिस्टम के साथ निराशा रही। तो इसलिए वो फैक्टर भी प्ले कर रहा है। वापस अब ये जब से खासकर बीजेपी ने एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की तरफ कदम बढ़ाया है, तो इस तरह से कम्युनिटी में दोबारा वो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, दोबारा एक लग रहा है कि नहीं, हमारा फैक्टोरियल इंपॉर्टेंस भी है, इलेक्टोरल इंपॉर्टेंस भी है। ये समाज में इस वक्त बात ठीक से चल रही है। अजय जी, आप इस चुनाव से आकलन कर सकते हैं कि विधानसभा चुनावों में कश्मीरी वोट कितना डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है? ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि ऐसा, मैं एग्जैक्ट सीट नंबर इसलिए नहीं बताऊंगा, मुझे ध्यान में है लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि कई चीज़ें उसमें हैं। लेकिन निश्चित रूप से सरकार बनाने के लिए जिन एमएलएज की ज़रूरत है कश्मीर घाटी में जो होगा, उसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट निश्चित रूप से होगा। क्या 2014 के बाद से निरंतर इस पर काम हो रहा है, या फिर जब गवर्नमेंट टॉपल की थी, यहाँ गवर्नमेंट गिराई थी, उसके बाद से कर रहे हैं? टॉपल ने हमने विड्रॉ किया सपोर्ट, इसलिए गिराई कि जो एजेंडा ही अलायंस से ही डिविएशन होता है तो फिर वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था। विड्रॉ सपोर्ट, डेमोक्रेसी में वो हमारा अधिकार था, और आप दूसरों के रहम करम पर ही कब तक रहेंगे वो नहीं। लेकिन पार्टी ने अपना जनाधार लगातार विस्तार उसका किया है, और विजिबल है। आज हजारों नहीं लाखों के संख्या में हमारे यहाँ कार्यकर्ता है कश्मीर घाटी में, हर जिले में कार्यकर्ता है, हर ब्लॉक पर, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कार्यकर्ता है, और वो जोश के साथ, गर्व के साथ झंडा हाथ में लेकर निकलते हैं। और उनके साथ जब हमारा विस्थापित समाज भी जब मिलता है तो ये ताकत और बढ़ जाती है। इसलिए आने वाले चुनाव में, जब भी असेंबली का चुनाव हो जाएगा, जब भी यहाँ पर डीडीसी का चुनाव हो जाएगा, आपने देखा होगा पिछली चाहे पंचायत का चुनाव था, चाहे विस्थापित समाज का रोल रहा है, और वो पार्ट रहे हैं उसमें से जो, और सिर्फ उन्हीं नहीं कि जहां अनकंटेस्टेड हुआ, जहां कंटेस्ट हुआ वहां पर हमारे लोग बीडीसी में इसमें चुनकर आ गए। डीडीसी में 3 जगहों पर कमल खिला है, तो वह ऐसे थोड़ी हुआ, कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है तभी तो हुआ। जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक कश्मीरी पंडित डेलीगेशन मिला था, और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है। उसके बावजूद भी आपको इतना विश्वास है कि कश्मीरी विस्थापित पंडित जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है? देखिए, मैं आपको क्या अच्छा नहीं लगता अब वो बार बार ये कहना, वो कौन से पंडित थे, वो कांग्रेस के आपको डिसाइड करना चाहिए। नहीं, कौन से थे, बात सुनिए ना, उनको पनिश भी करना चाहिए। अगर बात सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूँ, वो कांग्रेस की जो यहाँ पर ऑफिशियली विस्थापित समाज में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी नहीं मालूम है कि वो कहाँ से आए थे, क्या। आपको अभी मालूम है कि कांग्रेस का, खासकर मैं बता रहा हूँ, ऐसे इंडी ब्लॉक का ओवरऑल शहर में कांग्रेस का विशेषकर, ये इस आइडेंटिटी को यूज करने चाहते हैं अपने कुछ गुनाहों को धोने के लिए। आपको याद होगा, बड़ी चर्चा चलाई गई सोशल मीडिया पर कि इस बार एक कश्मीरी पंडित लेडी को अमेठी से ये दिया जाए। मेरे पास वो उसके कई चीज़ें हैं, लेकिन वो ऐसे चलता नहीं है। इसलिए नहीं चलता है कि कश्मीर का हिंदू समाज जानता है कि 1944 से जब आपने पहली बार चलियो गलियो रलियो का जवाहरलाल नेहरू जी ने जब कहा, तब से आपने हमारे साथ क्या छल किया है, वो हम सबको मालूम है।
हमको ये भी मालूम है जब 87 में आपने जब अलायंस किया तो आपने हमारे बारे में किस ढंग से बात करी, वो हमें जानकारी है। हमें ये भी मालूम है कि जब आप राहुल इनको जगमोहन जी को ब्लेम कर रहे थे, आपने आकर आपके लीडर ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ आए तो आपने श्रीनगर में क्या नाटकबाजी करी है। इसलिए कश्मीर का हिंदू समाज नेशनलिस्ट समाज है, वो इन पापों को भूल नहीं सकता है। ठीक है, कुछ लोग अपने हर पार्टी के अपना कार्डर हो सकता है, लेकिन जनरल समाज में ये बिल्कुल क्लियर बात है कि कांग्रेस ने कभी भी समाज के हितों की रक्षा नहीं की। कांग्रेस ने कभी भी उस अप्रिशिएट ही नहीं किया कि हमारी दिक्कतों को, बल्कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की चिट्ठी है जो उन्होंने डॉक्टर मित्रा को लिखी थी कि भाई मैं हेल्पलेस हूं, एक तरीके से एज प्राइम मिनिस्टर आप हेल्पलेस हो तो समाज को आप क्या करेंगे जी। तो इसलिए समाज उसमें कोई किसी कंफ्यूजन में नहीं है। आपकी बीजेपी से भी नाराजगी हो सकती है कि 4 कामों में से सिर्फ एक ही हुआ, आपकी 10 कामों में से 2 हुए, ये हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी पर अविश्वास नहीं है। बीजेपी के साथ आइडियोलॉजिकली भी वैसे भी आपका विश्वास है और वो वोटिंग पैटर्न से लेकर बाकी सब चीज में विजिबल है, दिखता है। लेकिन आपके लोगों को जब रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, हम स्वर्गीय प्यारेलाल हंडू की बात करें, रमन मट्टू की बात करें, विजय बकाया की बात, क्या वो अप टू द मार्क सही नहीं उतरे, आपकी रिप्रेजेंटेशन सही नहीं कर पाए? देखिए, सही रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, आपकी एस्पिरेशंस के मुझे बताइए किसी जगह प्यारेलाल हंडू से स्वर्गीय, हालांकि बहुत उम्दा लीडर थे, मैं उनको ये नहीं कर रहा और उनकी कंट्रीब्यूशन को कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता, लेकिन कम्युनिटी की जो वॉइस थी, मैं यही बता रहा हूं कि आपको जगमोहन ने निकाला। क्या प्यारेलाल हंडू जी ने कभी कहा कि नहीं, जगमोहन ने कभी पार्टी में उन्होंने कहा कि ये आप गलत कह रहे हो? ये एस्पिरेशंस होती है। अगर आप कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनको रोक लेते हैं। यहां पर हमारे यहां फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने वो एक यूनिट की मीटिंग शेर कश्मीर भवन में बुलाई, उनके सामने कहा आपको जगमोहन ने निकाला। दूसरे दिन 4 लोग निकलकर पार्टी से निकल आए। इसके भैया आप हमारे सामने हम ही को गलत बता रहे हो। तो अगर वो लीडरशिप सचमुच में कश्मीर के समाज की लीडरशिप होती तो वो उसको वहां पर रिप्रेजेंट करते और कहते पार्टी को कि आपका ये स्टैंड गलत है। नहीं कहा उनमें से किसी ने, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप हो चाहे कांग्रेस की लीडरशिप हो, वो इसको स्वेलो करते रहे। जो कम्युनिटी के लीडर होगा वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो विरोध करेगा। जी। लेकिन भारती जी, क्या आपको लगता है, आप जी कहते हैं कि जगमोहन रिस्पॉन्सिबल है, क्या उस वक्त जब पलायन का शुरू हुआ था माहौल कैसा था? क्या आप रुक सकते थे आप वहाँ पर? 2 चीज़ें हैं इसमें। इसका पहले जो प्रोसेस हुआ, मैं क्या, सारे लोग जो भी एक्सपर्ट्स हैं, ये एक दिन की रिजल्ट नहीं था, एक प्रोसेस चला गया था जहां पर कश्मीरी हिंदू माइनॉरिटी को, विशेषकर पंडित को, एक डेमन की तरह कि भाई इन्होंने सारे जॉब्स खाए, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, इस तरह से एक सिस्टमेटिक तरीके से मेजॉरिटी कम्युनिटी के नजर कॉन्स्पिरेसी हैच की गई थी कि भाई यही विलन है, विलन के तौर पर इनको प्रेजेंट किया गया हर तरीके से। फिर जब 83 के बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की दोबारा जब सरकार बनी तो उसमें से कुछ ऐसी स्टेप्स लिए गए कि जिसमें से जो वायलेंस जब हो रहा था उसको रोकने के बजाय उसको एनकरेज किया गया। आप 88 में 89 में 70 टेररिस्ट्स को छोड़ रहे हैं, आपको कम्युनिटी का ध्यान में नहीं है। टिकलाल टेपलू जी की हत्या हो रही है, उनका असैसिनेशन किया, उससे पहले वैसारना के महंत जी का 88 में हत्या होती है। आप उस पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लेने चाहिए थे नहीं ले रहे। जस्टिस नीलकंठ गंजू जी की लाश 2-3 घंटे हरि सिंह हाई स्ट्रीट में पड़ी रहती है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसा स्टेप नहीं ले रहे हैं। आप 89 के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए जी, जिसमें फिर जनता पार्टी की सरकार आई, वीपी सिंह जी की सरकार आई, कॉफिन्स रखे गए पोलिंग बूथ के सामने, 5% से जीत कर आए लोग, लेकिन सरकार ने क्या किया, उनके स्टेप्स लेकर। आप मुझे ये बताइए, जो हाई कोर्ट का प्रेमिसेस है वहां पर गांधी जी की मूर्ति लगनी थी, उसका विरोध किया गया और विरोध करने वाले को नवाजा गया पार्लियामेंट्री की सीट से।
तो आप कम्युनिटी को क्या समझ 86 में अनंतनाग में हमले होते हैं, अनंतनाग वैसे हुए सारी जगह लेकिन विशेषकर अनंतनाग में, तो आपने क्या किया? तो जो ये पॉलिटिकल पार्टीज थी जिसमें कांग्रेस और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, तो उन दिनों पीडीपी नाम से नहीं थी लेकिन नेता थे, पार्टी नहीं थी लेकिन नेता थे, उन्होंने जो उसमें रोल किया उस वो एनकरेजिंग की बजाय आपके अगेंस्ट जा रहा था। आप ये भी देख लीजिए कि 86 में कुछ लोग तो कॉमन जो ग्राउंड पर थे मेजॉरिटी कम्युनिटी से, वो जब सामने आए तो उन दिनों पलायन क्यों नहीं हुआ? 86 में क्यों नहीं पलायन हुआ? 89 में ही क्यों हुआ? 88 में ही क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन कोई भी खड़ा नहीं हुआ कि भाई जो ये एश्योरेंस दे सके भाई आप हमारा हिस्सा हो। नहीं हुआ ऐसा, बल्कि जब हत्या हुई तो सजेस्ट किया गया कि भाई कुछ दिनों के लिए आप निकलिए क्योंकि हमें भी मालूम नहीं क्या होगा। तो इसलिए जगमोहन तो 19 जनवरी को आए, उनकी अपॉइंटमेंट तब तक जो हुआ था उसको आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे और आप जख्मों पर नमक छिड़ेंगे, कहेंगे नहीं जगमोहन ने किया, ऐसे कैसे? लेकिन अजय जी उसके बाद जी 96 में पॉपुलर गवर्नमेंट आती है और एक रेजोल्यूशन पास करती है जिसमें कश्मीरी विस्थापित पंडितों का जिक्र तक नहीं होता जिन्होंने शहादत दी है। क्या उस वक्त नहीं बनता था कि यूनियन गवर्नमेंट इंटरवेन करती? किस तरह का रेजोल्यूशन आप पास कर रहे हैं? 100% होना चाहिए था, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के प्यारेलाल भवन में एक मीटिंग हुई जिसमें से चीफ मिनिस्टर साहब को इनवाइट किया गया कश्मीर समिति दिल्ली की तरफ। मैंने वहां पर, मैं खुद कह रहा हूं कि 100 कैमरा थे वहां पर, नेशनल और इंटरनेशनल, सबके सामने फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछा कि यह रेजोल्यूशन आपने कैसे किया। तो जो जवाब उठकर सुनने वाला था वो उसको भी कॉम्प्रोमाइज करके गए। तो मेरा यह कहना है कि आप बार बार क्या इंडिकेट कर रहे हो? आप हमें, मैं वही कर रहा हूं ना, आपने कम्युनिटी को आइसोलेट करके एक तो डेमोनाइज किया और फिर उन पर इल्जाम तराशी की, उन्हीं को कहा कि यही जिम्मेवार है, इन्हीं के कारण से सारा यहाँ हुआ है और मेजॉरिटी कम्युनिटी को यही सप्रेस कर रहे थे। मैंने वैसे ही, मैं अभी भी पूछता हूँ, बार बार पूछता हूँ, आप आज लिप सर्विस कर रहे हैं हमारे यहाँ बड़ी मुझे बताइए, जब आप दो फैक्टर्स में, दो सेक्टर्स में कहते हैं कश्मीरी पंडित का बड़ा रोल रहा है, ये आप बार बार कहते हैं, मेडिकल में भी और एजुकेशन में। आप लिस्ट निकाल दीजिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी की वीसी कितने पंडित बनाए? अब बताइए, डायरेक्टर हेल्थ मोटू साहब एक बनाए लेकिन 90 के बाद जी, उससे पहले बताइए आपने उसको रिकॉग्नाइज कहा? उसने आपने उस और अभी भी मैं कह रहा हूं, आप सारे देश में कहते हैं, इंडी ब्लॉक कहता है कि हम माइनॉरिटीज के लिए ये करेंगे, वो रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू होता है? यहां की माइनॉरिटीज को वो आप कहां लागू? तो आप क्लियरली कहते हैं कि आपकी हमें जरूरत नहीं है, और ये आप हर एक्शन से, अपने एक्शन से प्रूव करते हैं। इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी हम सबको बराबर का सवाल। आखिरी सवाल आपसे, ये जो रेजोल्यूशन है ये स्टिग्मा सा बना रहेगा कश्मीरी विस्थापित पंडितों के लिए, इसका क्या होना चाहिए आपकी निगाह से? मैं सचमुच में कह रहा हूं कि ये शूल की तरह चुभता है। यस, क्योंकि ये मैं वही कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि आपकी हमें जरूरत ही नहीं, आप हो क्या? आप ये कहना चाहते हैं? मैं एक चीज कह रहा हूं कि पहले हम आपकी रहम पर, हम जब 11 घर बचे थे ना, हम तब से वापस लौटे हैं, वापस लौटेंगे, निश्चित रूप से लौटेंगे। और ये मेजॉरिटी कम्युनिटी का सेंटीमेंट नहीं है, ये मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज का सेंटीमेंट है। उनको माफी मांगकर इस रेजोल्यूशन को निरस्त करके नए सिरे से मानकर करना चाहिए और अपने मैनिफेस्टोज में क्लियर करना चाहिए, उस दिन हमसे गलती हुई है, हम इस रेजोल्यूशन को अमेंड करके इस ढंग से कहते हैं। ये मेरे हिसाब से एक स्टेप होगा टुवर्ड्स हीलिंग। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।